जय हिंद दोस्तों। आज हम जापान के एक ऐसे केस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसने जापान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आज हम बात करने जा रहे हैं मिकियो मियाजावा के फैमिली केस के बारे में। बिना किसी देरी के चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मियाजावा फैमिली में 4 लोग थे। फादर मिकियो मियाजावा, मदर यासुको मियाजावा, डॉटर नीना 8 साल की, छोटा बेटा रे 6 साल का। यासुको एक ट्यूटर थी और वो बच्चों को स्कूल के बाद अपने घर में ट्यूशन पढ़ाती थी। मिकियो मियाजावा एक मार्केटिंग कंपनी में काम करते थे और वो कभी कभी थिएटर करना भी पसंद करते थे। और ये सभी लोग टोक्यो के कामोसोशिगाया डिस्ट्रिक्ट में रहते थे जो कि सेतागया में था। मियाजावा फैमिली का घर एग्जैक्टली 23 कामिशोगाया 3 कोम में था। अब देखो, हुआ ये था ना कि अर्ली 2000s में टोक्यो का रैपिड एक्सपेंशन हुआ था और जहां मियाजावा फैमिली रहती थी वो एरिया भी बहुत पॉपुलेटेड था। वहां बहुत सारी फैमिलीज रहा करती थी। बट जैसे जैसे वक्त बीता, दिसंबर 2000 तक वो एरिया की ऑलमोस्ट सारी फैमिलीज अपना घर बेचकर वहां से चली गई। मियाजावा फैमिली के अलावा बस और कुछ 2-3 घर ही वो एरिया में बाकी थे। मियाजावा फैमिली भी शिफ्ट करने वाली ही थी और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी सिटी को बेच भी दी थी। अब सिटी को उस प्रॉपर्टी की ज़रूरत थी क्योंकि वो उस एरिया में एक सोशिगाया पार्क को एक्सपेंड करने जा रहे थे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मियाजावा फैमिली के घर का थोड़ा स्ट्रक्चर बता देता हूँ। मियाजावा फैमिली का जो घर था वो बाहर से देखने पर तो सिर्फ एक घर के जैसा दिखता था, पर वो घर के 2 पार्ट थे। घर के एक हिस्से में मिकी और यासुको अपने बच्चों के साथ रहते थे और दूसरे हिस्से में यासुको के फैमिली मेंबर्स रहते थे। मेनली यासुको की मम्मी और कभी कभी यासुको की बहन और ब्रदर इन लॉ भी रहते थे। अब केस में आगे बढ़ते हैं। अब जब घर शिफ्ट करने की बारी आई तो यासुको हिचकिचा रही थी क्योंकि उसे डर था कि उसके बच्चे नए घर में और नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर भी पाएंगे या नहीं। स्पेशली उनका बेटा रे जो सिर्फ 6 साल का था और उसको डेवलपमेंटल डिसऑर्डर था। अब देखो, जो लोग भी मियाजावा फैमिली को जानते थे वो यही बोलते थे कि वो एक हार्ड वर्किंग फैमिली है और वो एक साथ रहते थे और वो अपनी कम्युनिटी के आउटस्टैंडिंग मेंबर्स थे। मगर 38 दिसंबर साल 2000 की रात को ये सब बदलने वाला था। अब 38 दिसंबर के दिन मियाजावा फैमिली चिटोसे कारासुयामा स्टेशन के पास जो शॉप्स थी उसके पास अपनी न्यू ईयर की शॉपिंग करने चली गई और अपनी शॉपिंग खत्म करने के बाद वो घर चले आए और घर जाने के बाद वो डिनर करके टीवी देखकर सोने चले गए। अब इसके बाद जो भी हुआ वो किसी को एग्जैक्टली मालूम नहीं और आज तक लोग बस स्पेकुलेट ही करते हैं। बट हमें जो कुछ भी मोटा मोटा पता है वो ये रहा। 38 दिसंबर की रात को जैसे ही मियाजावा फैमिली सोने चले गई तभी कुछ 11 बजे के आसपास एक आदमी मियाजावा फैमिली के घर के पास आया थ्रू सोशिगाया पार्क। और मियाजावा फैमिली के बैकयार्ड में एक फेंस थी और उसी फेंस को चढ़कर वो सेकंड फ्लोर की बाथरूम विंडो तक पहुंच गया और फिर विंडो खोलकर अंदर चला गया। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि उसने झाड़ का इस्तेमाल किया विंडो तक पहुंचने के लिए क्योंकि बैकयार्ड में ब्रोकन ब्रांचेस भी मिली थी। बट एनीवेज वो सेकंड फ्लोर के बाथरूम में पहुंच गया और बाथरूम से निकलने के बाद वो सबसे करीबी रूम में चला गया जो कि था 6 साल के मासूम बच्चे रे मियाजावा का रूम। और रे अकेले सो रहा था। जैसे ही किलर रूम में घुसा उसने बेरहमी से रे का गला दबाकर उसे जान से मार दिया और उसे उसके बाद उसके बेड पर ही छोड़ दिया। रे को मारने के बाद वो मिकियो को मारने चला गया। मिकियो फर्स्ट फ्लोर पर अपना काम खत्म कर रहा था। वो अभी भी जागा हुआ था बट किलर को मिकियो के साथ इनकाउंटर कैसे हुआ वो एग्जैक्टली हमें नहीं पता। बट ऑफिशियल्स द्वारा ये स्पेकुलेट करा जाता है कि मिकियो को रे के रूम से आवाज़ें आई और फिर वो फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर भागता हुआ गया और सेकंड फ्लोर की स्टेप्स पर उसको किलर दिखा और फिर इन दोनों में हाथापाई हुई जिसमें किलर ने मिकियो को अपनी सुशिमी नाइफ से मल्टीपल टाइम्स स्टैब किया और उसके बाद वो स्टेप्स से नीचे गिर गया और फिर ब्लड लॉस से मिकियो मियाजावा की मौत हो गई। हाउएवर कुछ ऑफिशियल्स ये भी अनुमान लगाते हैं कि किलर ने खुद फर्स्ट फ्लोर पर जाकर मिकियो को मारा था और फाइट के दौरान मिकियो ने सेकंड फ्लोर पर भागने की कोशिश की मगर वो फिसल कर गिर गया और फिर उसकी मौत हो गई। बट ऑल वी नो इज दैट मिकियो की एक चप्पल स्टेयरकेस पर मिली और मिकियो की बॉडी फर्स्ट फ्लोर के सीढ़ियों के पास मिली।
और उसके बॉडी पर मल्टीपल स्टैब वुंड्स और सुशिमी नाइफ का एक टुकड़ा उसकी खोपड़ी में अटक गया था अटैक के दौरान। अब मिकियो और रे को मारने के बाद वो सीधा यासुको और नीना को मारने चला गया जो घर के एटिक में सो रहे थे। नाउ अगेन यासुको और नीना को एग्जैक्टली कैसे मारा गया वो तो पता नहीं, पर ऑफिशियल्स ये अनुमान लगाते हैं कि उनको नींद में अटैक किया गया था क्योंकि मैट्रेस पर ब्लड स्टेन्स भी मिले थे। और आपको याद होगा कि किलर की नाइफ का एक टुकड़ा मिकियो की खोपड़ी में अटक गया था, इसलिए उसने अपनी ब्रोकन नाइफ को फेंक दिया और फैमिली के किचन में जाकर एक वेस्टर्न स्टाइल नाइफ उठा ली। अब ये क्लियर नहीं है कि उसने अटैक करने से पहले न्यू नाइफ उठाई या फिर अटैक के दौरान ही न्यू नाइफ उठा। सोर्सेस का ये अनुमान है कि जब किलर का नीना और यासुको के साथ एनकाउंटर हुआ तब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, बट इवेंचुअली उन्हें किलर ने वेस्टर्न स्टाइल नाइफ से मार दिया। नीना और यासुको की बॉडी सेकंड फ्लोर पर एटिक की फोल्डेबल सीढ़ियों की पहली सीढ़ी पर मिली थी। 8 साल की नीना के कुछ दांत मिसिंग थे, इसलिए ये अनुमान लगाया जाता है कि उसे पंच भी किया गया था। फॉरेंसिक रिपोर्ट ये बताती है कि लास्ट डेथ नीना मियाजावा की हुई थी। अब ये मर्डर्स तो उसने किए थे, पर मर्डर्स करने के बाद जो जो उसने किया उससे तो आप और भी शॉक हो जाएंगे। एविडेंस ये दर्शाता है कि पूरे 4 लोगों को मारने के बाद वो मियाजावा फैमिली के घर में ऑलमोस्ट 2 घंटे तक रहा। अब मैं आपको बताता हूँ कि उसने ये 2 घंटों में क्या क्या किया। अब किलर ने 4 लोगों को मारने के बाद जो कुछ भी किया उसका ऑर्डर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पर उसने ये सारी चीज़ें 100% की थी। यासुको और नीना को मारने के बाद वो किचन में गया और उसने फ्रिज से कुछ आइसक्रीम के टब निकाले और आइसक्रीम के टब को उसने अपने हाथों से दबाकर आइसक्रीम को पॉप आउट किया और फिर वो अपने दांतों से आइसक्रीम को खाने लगा। नाउ ऑफ कोर्स ये सब करके उसने अपने सलाइवा का एविडेंस पीछे छोड़ दिया। कुछ सोर्सेज बताते हैं कि उसने आइसक्रीम खाने के बाद मेलन और बार्ले टी का सेवन किया था। अब ये सब खाने पीने के बाद उसे एक फर्स्ट एड किट दिखा और उसने उस फर्स्ट एड किट की मदद से अपने चोटों को ठीक किया। ऑफ कोर्स ये वही चोटें थी जो उसको अटैक्स के वक्त लगी थी। चोटों को ठीक करने के बाद उसने अपने खून से लिपटी सैनिटरी नैपकिन्स को वहीं छोड़ दिया और एक और बार फिर से उसने पुलिस के लिए बहुत सॉलिड एविडेंस पीछे छोड़ दिया। ये सब करने के बाद वो फर्स्ट फ्लोर के स्टोरेज रूम में गया और फैमिली की डॉक्यूमेंट्स को देखने लगा। फिर उसने एक ड्रॉर निकाला जिसमें फैमिली की डॉक्यूमेंट्स थी और उस ड्रॉर को वो सेकंड फ्लोर पर लेकर गया और उसमें की सारी डॉक्यूमेंट्स को सेकंड फ्लोर के बाथ टब में फेंक दिया। अब इसके बाद उसने सेकंड फ्लोर का टॉयलेट यूज़ किया और फिर पॉटी करी। पॉटी करने के बाद उसने फ्लश भी नहीं करा और बाथरूम की टॉवल से अपने हाथ धोए, जिससे कि उसका थोड़ा बहुत खून टावर पर लग गया। अब ये करने के बाद कुछ सोर्सेस ये बोलते हैं कि उसने फैमिली के सोफे पर एक नैप ली, बट ये बात डिस्प्यूटेड है। अब इसके बाद एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उसने अपनी जैकेट, हैट, शर्ट, स्कार्फ, 2 हैंडकरचिफ, एक फैनी बैग और एक ब्लैक ग्लव्स का पेयर उसने घर में ही छोड़ दिए, एज वेल एज 2 मर्डर वेपन, एक सुशिमी नाइफ जो वो अपने साथ लाया था और एक किचन नाइफ को भी उसने वहीं घर में छोड़ दिया। अब ये सब उसने किस ऑर्डर में छोड़े थे वो तो बताया नहीं गया है, बट इसके बाद ना एट एग्जैक्टली 1:18 AM को फैमिली के कंप्यूटर लॉग्स ये दिखाते हैं कि किसी ने मिकियो का कंप्यूटर खोलकर एक नया फोल्डर क्रिएट किया और फिर इंटरनेट यूज कर एक लोकल थिएटर कंपनी की वेबसाइट पर विजिट किया। नाउ ये भी अनकन्फर्म्ड है कि किलर ने कंप्यूटर खोला भी था या नहीं, क्योंकि ना कंप्यूटर एक और बार सुबह 10 बजे को भी खोला गया था, जो पुलिस मानती है कि यासुको की मम्मी द्वारा एक्सीडेंटली खोला गया था। ये मैं अब आपको आगे बताऊंगा। अब इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ऑफिशियल्स ये मानते हैं कि किलर रात 1:18 AM से लेकर सुबह होने से पहले पहले घर से निकल गया होगा और वो जिस बाथरूम की खिड़की से अंदर आया था उसी खिड़की से निकल भी गया होगा। नाउ मैं अब आपको एक बात याद दिला दूं कि आइसक्रीम खाने से लेकर और शायद कंप्यूटर ऑन करने तक वो ये सारी चीज़ें कर रहा था तब जब घर में लिटरली लाशें पड़ी हुई थी। वो लिटरली लाशों के बीच से गुजरता हुए ये सारी चीज़ें कर रहा था।
अब आप इमेजिन करके देखो ये बंदा कितना बड़ा साइकोपाथ होगा। फिर जैसे ही सुबह हुई, यासुको की मम्मी यासुको को कॉल कर रही थी, पर यासुको कॉल नहीं उठा रही थी। फिर यासुको की मम्मी ने सोचा कि क्यों ना वो यासुको के घर ही क्यों ना चले जाए, जो कि ऑफ कोर्स बगल में ही था। फिर जैसे ही वो घर के अंदर गई, उन्होंने देखा कि फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियों के पास उनके सन इन लॉ मिकियो मियाजावा की डेड बॉडी खून से लथपथ पड़ी हुई थी। जैसे ही उन्होंने डेड बॉडी देखी, उन्होंने सीधा पुलिस को बुलाया, और जैसे ही पुलिस आई, पुलिस को मिली 4 डेड बॉडीज और उसके साथ बहुत सारा एविडेंस। नाउ ऑफ कोर्स किलर ने इतना सारा एविडेंस पीछे छोड़ दिया था, तो सभी लोगों को लगा कि किलर तो आसानी से पकड़ा जाएगा। एक ऑफिशियल ने ये तक कह दिया था कि क्राइम सीन एक माउंटेन ऑफ ट्रेजर है। अब पुलिस ने फिंगरप्रिंट्स, डीएनए, ब्लड सैंपल्स और जो भी एविडेंस मौजूद था उसे कलेक्ट करना शुरू कर दिया। कातिल ने जो कपड़े घर में उतार दिए थे, पुलिस ने उसे भी इन्वेस्टिगेट किया, और उन कपड़ों को इन्वेस्टिगेट करने के बाद पुलिस ने मोटा मोटा अंदाजा लगाया कि किलर कैसा दिख सकता होगा, और उसने अपने कपड़े और परफ्यूम कहाँ से खरीदे होंगे। सभी कपड़ों को देखते हुए पुलिस ने बताया कि किलर कुछ ऐसा दिखता होगा। किलर ने एक ग्रे बकेट हैट, एक बेसबॉल शर्ट्स पर्पल स्लीव्स के साथ, एक सस्ता स्कार्फ, एक यूनिक्लो की एयरटेक जैकेट, ब्लैक ग्लव्स और एक ग्रे एंड ब्लैक कलर का फैनी पैक पहना हुआ था। और जो भी फुटप्रिंट्स उसने पीछे छोड़े थे, उससे ये पता चला कि उसने 27.5 सेंटीमीटर्स के स्लाजेंगर स्नीकर्स पहने हुए थे। ये जूते आगे जाकर केस में एक क्रूशल पॉइंट बनेंगे, इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। फिलहाल अब हम मर्डर वेपन और डीएनए एविडेंसेस के बारे में बात करते हैं। डीएनए एविडेंसेस एक ऐसी चीज है जो सभी मर्डर केसेस में एक क्रूशल रोल प्ले करती हैं, और मियाजावा फैमिली के केस में तो भर भर के एविडेंसेस मिले थे, चाहे वो कातिल के बाल हो, ब्लड सैंपल्स हो, सलाइवा हो या फिर उसकी पॉटी हो। बस एविडेंसेस घर के ज्यादातर हिस्सों में बिखरे हुए थे। मगर जापानीज लॉ जो है ना, वो डीएनए को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है, और क्राइम सीन पर जो भी डीएनए एविडेंसेस को कलेक्ट कर टेस्ट किया गया था, वो एक इंटरनल डिपार्टमेंट के द्वारा टेस्ट किया गया था, और उन्होंने डीएनए टेस्ट के रिजल्ट्स को पब्लिकली रिलीज नहीं किया। इसीलिए इस वीडियो में आपको डीएनए एविडेंसेस के बारे में जो भी बताया जाएगा, वो इंफॉर्मेशन होगी जो कि प्रेस को लीक कर दी गई थी। सभी एविडेंसेस को एनालाइज करने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने ये अनुमान लगाया कि किलर शायद 15 से 35 साल की उम्र के बीच में होगा, क्योंकि सेकंड फ्लोर की विंडो तक चढ़ने के लिए उसका एथलेटिक होना जरूरी था। उसकी हाइट कुछ 5 फुट 6 इंच या 7 इंच की होगी, और वो शायद थोड़ा फिट होगा, क्योंकि जो हिप बैग उसने पहना था उसका साइज बस 32 इंचेस का था। और लीक्ड डीएनए एविडेंसेस ये बता रहे थे कि वो एक टाइप ए ब्लड का मेल है, और उसकी पॉटी ये बता रही थी कि जो लास्ट मील उसने खाया वो थे सेसेमे सीड्स और स्ट्रिंग बीन्स। हाउएवर फिंगरप्रिंट्स को एनालाइज करने के बाद पुलिस को अपने सिस्टम में कोई मैचेस नहीं मिले। ये चीज ये दर्शाती है कि किलर का कोई भी प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। नाउ ऑफ कोर्स पुलिस अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर ही रही थी, पर वो केस में कुछ ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर रहे थे। उन्होंने टीवी प्रोग्राम्स, आर्टिकल्स, न्यूज चैनल्स और अलग अलग तरीके से इस केस के बारे में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की। उन्होंने लोगों से भी मदद मांगी, मगर कुछ खास हाथ नहीं आया। इनफैक्ट पुलिस ने कोई भी इम्पोर्टेंट क्लू के लिए एक प्राइज मनी भी डिक्लेयर कर दिया था। देखते देखते दिन बीत गए, देखते देखते हफ्ते बीत गए, मगर मियाजावा फैमिली का किलर अभी तक पकड़ा नहीं गया। यूसी इस केस के बारे में वन ऑफ द हार्डेस्ट बात ये थी कि किलर से रिलेटेड जापानीज पुलिस के पास कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, इसीलिए इतना सारा डीएनए एविडेंस होने के बावजूद वो उसे पकड़ नहीं पाए, और उसने जो कपड़े घर में छोड़े थे वो कपड़े भी आसानी से कहीं से भी खरीदे जा सकते थे। बट जो हिप बैग और जूते उसने पहने थे वो इस केस को एक अलग ही दिशा दे रहे थे। पुलिस ने जब किलर के 27.5 सेंटीमीटर वाले स्लैजेंगर शूज के बारे में जानने की कोशिश की, तो उन्हें पता चला कि ये शूज जापान में कभी बेचे ही नहीं गए थे, बल्कि ये शूज तो साउथ कोरिया में बेचे जाते थे। ये चीज ये दर्शाती है कि किलर कभी ना कभी तो साउथ कोरिया को गया होगा या फिर साउथ कोरिया में रहता होगा। बट एनीवेज, अब इस एविडेंस के दम पर जापान की पुलिस ने साउथ कोरिया की पुलिस को अपने साथ इस केस में कोलैबोरेट करने के लिए अप्रोच किया,
और साउथ कोरिया की पुलिस मान भी गई। अब देखो, साउथ कोरिया में ना एक रूल है कि जो भी साउथ कोरिया का सिटीजन 17 ईयर्स के ऊपर है और जो भी साउथ कोरिया को विजिट करता है, उन्हें अपने फिंगरप्रिंट्स साउथ कोरिया की गवर्नमेंट को देने होंगे और ये सभी फिंगरप्रिंट्स एक नेशनल डेटाबेस में रखे जाएंगे। अब साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने किलर के फिंगरप्रिंट्स अपने फिंगरप्रिंट्स डाटाबेस में स्कैन किए, लेकिन फिर भी उनको किलर का कोई पता नहीं चला। इन सब के बाद पुलिस ने किलर के हिप बैग को इन्वेस्टिगेट किया। हिप बैग में जो कुछ भी मिला उसने इस केस को सीधे अमेरिका पहुंचा दिया। हिप बैग में पुलिस को एक ग्रिप टेप मिला जो कि स्केट बोर्ड्स में यूज होता था और एक बहुत ही फेमस आदमियों का परफ्यूम ड्रकर न्यूयॉर्क के कुछ ट्रेस अमाउंट्स मिले और फिर कुछ मिट्टी मिली जो कि लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया की थी। अब इन सब चीज़ों को देखने के बाद पुलिस ने किलर का ओरिजिन के बारे में जो भी सोचा था उन सब पर पानी फिर गया था और इस केस को एक नई दिशा मिल गई थी। जैसे जैसे वक्त बीता, लोगों ने अपनी अपनी थीरीज लगाना शुरू करी, लोगों ने अपने अपने स्पेकुलेशंस लगाना शुरू करे और इन्हीं सब चीज़ों के बीच पुलिस को कुछ टिप्स भी मिली थी जो कि थोड़ी बहुत यूजफुल थी। फॉर एग्जांपल, एक टिप पुलिस को मिली थी जब वो आसपास के लोगों से पूछताछ कर रहे थे जो मियाजावा फैमिली के घर के एरिया के पास उस रात मौजूद थे। पूछताछ करते समय पुलिस का सामना एक टैक्सी ड्राइवर से हुआ जो कि ये क्लेम करता है कि उसने मर्डर वाली रात को मियाजावा फैमिली के एरिया से 3 आदमियों को पिकअप किया था और उनमें से एक आदमी घायल और जख्मी था। पुलिस ने किलर का जो भी फिजिकल डिस्क्रिप्शन दिया था वो ये फिजिकल डिस्क्रिप्शन को मैच कर रहे थे। ड्राइवर ने यह भी बताया कि टैक्सी छोड़ने से पहले उसने सीट पर खून के निशान भी छोड़ दिए थे। इस टिप के बाद सब लोग ये सोचने लगे कि उस रात शायद 3 लोगों ने मियाजावा फैमिली पर अटैक किया था, बट एविडेंसेस तो मोस्टली यही बताते हैं कि बस एक ही किलर वहां पर आया था। अब टैक्सी ड्राइवर ने उन तीनों को कहाँ छोड़ा ये इन्फो तो अवेलेबल नहीं है, पर पास ही के एक टोबोनिको स्टेशन के एक मेडिकल सेंटर की नर्सेस और स्टाफ ये बताती हैं कि मर्डर के एक दिन बाद हॉस्पिटल में एक आदमी आया जो कि अपनी मिड 30s में था और उसे अपने हाथ पे बहुत गहरी चोट आई थी। नर्सेस ये भी बताती हैं कि चोट इतनी गहरी थी कि वो उस आदमी की हड्डियां देख पा रही थी। अब नर्सेस ने उस आदमी को पूछा कि उसे वो चोट कैसे लगी, पर वो आदमी बताने से मना कर रहा था। अब ये चीज़ ऑफकोर्स उनको बहुत सस्पिशियस लगी, इसीलिए उन्होंने ये चीज़ पुलिस को रिपोर्ट कर दी, लेकिन फिर से अनफॉर्चुनेटली किलर के बारे में कुछ पता नहीं चला। देखते ही देखते दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में बदल गए, महीने सालों में बदल गए और साल डिकेड्स में बदल गए, लेकिन किलर का कोई पता नहीं चला। इट इज़ सो सैड टू सी कि मियाजावा फैमिली को जस्टिस नहीं मिला। लाइक आप लिटरली मिकियो, यासुको, रे और नीना का चेहरा देखो। क्या आपको लगता है कि ये किसी का बुरा सोच सकते हैं? इट इज़ सो सैड टू सी कि कितनी प्यारी फैमिली को मारने के बाद किलर आज तक खुला घूम रहा है और अब एज ऑफ 2024 वो शायद 40 या 50 साल का हो गया होगा, अज्यूमिंग कि साल 2000 में उसकी उम्र कुछ 20 से 30 साल की थी होगी। नाउ ऑफ कोर्स ये केस को लेकर बहुत सारी थीरीज है और मैं कुछ थीरीज यहाँ पर लिख दूंगा, आप प्लीज पॉज करके रीड कर लेना या फिर इंटरनेट में जाकर इन थीरीज को डिटेल में पढ़ लेना। बट इन द एंड ये बस थियरीज है। यासुको की मम्मी आज भी चितोसे कारासुयामा स्टेशन के पास खड़ी होकर फ्लेयर्स बांटती हैं इस उम्मीद में कि उन्हें किलर के बारे में कुछ पता चल जाएगा। एंड अ बिग डब्ल्यू फॉर जापानीज पुलिस, जिन्होंने कहा है कि वो इस केस को नहीं छोड़ेंगे जब तक किलर पकड़ा नहीं जाता, और उन्होंने किलर के बारे में कुछ भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने पर 2 मिलियन येन यानी अप्रोक्स 1.5 करोड़ का प्राइज मनी भी रखा हुआ है। और टोक्यो पुलिस डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर मियाजावा फैमिली के घर को 24/7 गार्ड करते हैं और जो रास्ता मियाजावा फैमिली के घर के तरफ जाता है उसे ब्लॉक भी कर दिया गया है। बट स्टिल आफ्टर 24 ईयर्स, 16,000 पीसेस ऑफ एविडेंस, 15,000 टिप्स और 2,50,000 इन्वेस्टिगेटर्स के बावजूद किलर पकड़ा नहीं गया और मियाजावा फैमिली का मर्डर केस
जापान की हिस्ट्री का सबसे लंबा चलने वाला मर्डर केस बन गया। इसी के साथ मियाजावा फैमिली का मास मर्डर केस यहीं पर समाप्त होता है। ये मेरा पहला वीडियो था, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में जाके जेन्युइनली बता देना। आप अपना जेन्युइन ओपिनियन देना ताकि मैं आगे की वीडियोस में इम्प्रूव कर पाऊँ।